काबिल दोस्तों का होना भी तकदीर होती है। बहुत कम लोगों के हाथों में ये लकीर होती है। जय हिंद। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आप सबको बताएंगे प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का डेरिवेशन क्या होता है, सूत्र क्या आता है, इस चीज का डिस्कस इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि प्रिज्म क्या होता है। ठीक है, इस डेरिवेशन को करने से पहले आप सबको पता होना चाहिए कि प्रिज्म क्या चीज होती है। ठीक है, तो प्रिज्म की परिभाषा को हम बताते हैं। प्रिज्म क्या चीज होता है? प्रिज्म वह कांच की पारदर्शी वस्तु होती है। क्या बताओगे? प्रिज्म वह कांच की पारदर्शी वस्तु होती है जिसमें दो त्रिभुजाकार एवं तीन आयताकार फलकें होती हैं। प्रिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रिज्म कहलाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्रिज्म क्या होता है। तो प्रिज्म की परिभाषा अगर लिखने को आएगी तो लिखोगे कि प्रिज्म वह कांच की पारदर्शी वस्तु होती है जिसमें दो त्रिभुजाकार तथा तीन आयताकार फलकें होती हैं। प्रिज्म कहलाता है। अब इस प्रिज्म को हम वास्तव में दिखाएंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि हाँ, प्रिज्म ऐसा होता है। एक मिनट रुकिएगा। हाँ, आप सभी देख सकते हैं कि प्रिज्म जो होता है कुछ इस प्रकार का दिखता है। ये होता है प्रिज्म। ठीक है, इसमें एक आयताकार दो एक त्रिभुजाकार फलक ये होती है और दूसरी त्रिभुजाकार फलक ये होती है, ये वाली इधर वाली। ठीक है, एक ये त्रिभुजाकार फलक है, ऐसे देखिएगा। एक त्रिभुजाकार फलक इधर है और एक त्रिभुजाकार फलक इधर है। और इसमें तीन आयताकार फलकें होती हैं। एक ये आयताकार फलक है, दूसरी ये वाली आयताकार फलक है, तीसरी जो इस पर ये रखा गया है ये आयताकार फलक है। तो प्रिज्म कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, प्रिज्म ऐसा जो होता है वो दिखता है। समझ गए? तो अब प्रिज्म की परिभाषा फिर से बता देते हैं। प्रिज्म वह कांच की पारदर्शी वस्तु होती है जिसमें दो त्रिभुजाकार तथा तीन आयताकार फलकें होती हैं। अगर इसी प्रिज्म को 3D प्रिज्म को 2D पर जब बनाएंगे, टू डायमेंशनल मतलब दो भुजाओं में, तो कुछ इस टाइप का दिखेगा प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म को इस साइड में ऐसे दिखेगा। इसमें दो त्रिभुजाकार फलकें हो गई और तीन आयताकार फलकें होती हैं। तीन आयताकार फलकों को हम दिखाते हैं। एक ये वाली आयताकार फलक, ये और ये वाली दिख रही, ये वाली। ठीक है, दूसरी आयताकार फलक ये वाली हो गई, ये वाली दूसरी आयताकार। और तीसरी आयताकार फलक जिस पर ये प्रिज्म रखा हुआ है वो है तीसरी आयताकार फलक। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे प्रिज्म क्या चीज। अब हम समझेंगे प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र। उसका सूत्र डेरिवेशन करने के लिए इस दो त्रिभुजों में से किसी एक त्रिभुज को हम यहाँ पे बनाएंगे। तो अब हम आगे समझते हैं। इसमें से किसी एक त्रिभुज को हम यहाँ पे बनाएंगे। फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र क्या आता है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे ध्यान से। ये क्या हो गया? एक प्रिज्म के एक त्रिभुज का हिस्सा हो गया। ये एक त्रिभुज हो गया, मतलब ये प्रिज्म का एक किसी एक त्रिभुज की फलक को ले लिया गया है। ठीक है, अब इस पूरे प्रिज्म के द्वारा हमको क्या चाहिए? हमको इसके द्वारा अपवर्तन से, मतलब इस पर कोई प्रकाश किरण डाली जाएगी, उस प्रकाश किरण का यहाँ पे अपवर्तन होगा। अपवर्तन के बाद पूरे प्रिज्म से जो निर्गत होगी, फिर उसके लिए हमको अपवर्तनांक का सूत्र चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? माना एक प्रिज्म एबीसी है। क्या लिखोगे? माना एक प्रिज्म एबीसी है जिस पर एक प्रकाश किरण पी क्यू आपतित होती है। क्या कहोगे? पी क्यू आपतित होती है। इसका नाम रखोगे पी, इसका क्यू। माना एक प्रकाश किरण एबीसी, सॉरी, माना एक प्रिज्म एबीसी जिस पर एक प्रकाश किरण पी क्यू आपतित होती है। ठीक है, आपतित होती है तथा फलक एबी इस वाले फलक ए बी से अपवर्तित
अपवर्तन के पश्चात, फलक AB से अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित होकर कुछ इस प्रकार से पारित होगी। ठीक है, क्यू आर के रूप में अपवर्तित होती है। ऐसे लिखोगे, माना एक प्रिज्म ABC है जिस पर एक आपतित किरण PQ आपतित होती है, जो फलक AB से अपवर्तन के पश्चात QR के रूप में अपवर्तित होती है, तथा QR फलक जो है वह फलक AC के लिए आपतित किरण का कार्य करती है, तथा आपतित किरण का कार्य करती है जो अपवर्तन के पश्चात RS के रूप में निर्गत होती है। क्या कहोगे? RS के रूप में निर्गत होती है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, वैसे देखिए यहाँ पे, अगर ये प्रिज्म कैसा होता है? कांच का होता है। इधर वायु है और इधर क्या है? वायु है, और बीच में क्या है? कांच है। प्रिज्म कांच का बना होता है। जब भी कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, क्या होती है? जब भी कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो वह सदैव अभिलंब की तरफ हटती है। किधर हटती है? अभिलंब की तरफ। अभिलंब की तरफ हटने का मतलब है, अगर ये आपतित किरण जो है PQ जो है इस वाले AB फलक के Q बिंदु पर आपतित होती है, तो हमको इस आपतन बिंदु पर क्या चाहिए होगा? अभिलंब चाहिए होगा। अभिलंब क्या होती है? अभिलंब आपतन बिंदु तथा अपवर्तक पृष्ठ से होकर जाने वाली अभिलंबवत रेखा होती है। क्या होती है? अपवर्तक पृष्ठ से होकर जाने वाली अभिलंबवत रेखा। ये जो रेखा है ये क्या है? इस वाले फलक के लिए अभिलंब का कार्य करेगी। किसका? अभिलंब का काम करेगी। अब यही वाली प्रकाश किरण जो इस वाले फलक AB से अपवर्तित हुई है, या दूसरे वाले फलक AC के लिए आपतित किरण का कार्य करेगी। किसका काम करेगी? आपतित किरण का, और जा करके इस वाले आपतन बिंदु पर टकराएगी। अब इस पर भी हमको क्या चाहिए? अभिलंब। तो अभिलंब बाबू वो चीज होती है, अभिलंब बताया गया है, अभिलंब एक सीधी रेखा होती है। अभिलंब मतलब वह लाइन होती है जो आपतन बिंदु तथा अपवर्तक पृष्ठ के अभिलंबवत होकर जाए। आपतन बिंदु से और अपवर्तक पृष्ठ, इसको बोलते हैं अपवर्तक पृष्ठ, इससे होकर के जाए अभिलंबवत। ये रही। तो ये वाली जो लाइन है, इस वाले अपवर्तक पृष्ठ के बिंदु R से होकर जा रही है, तो इस वाले अपवर्तक पृष्ठ के लिए ये अभिलंब का काम करेगा। क्या करेगा? अभिलंब का काम करेगा। अब हम आगे समझते हैं। अब क्या होता है, अगर ये भाई साहब इस प्रिज्म को क्या करो, इसको हटा दो थोड़ी देर के लिए, इस प्रिज्म को यहाँ से हटा दो, तो प्रकाश किरण ये सीधी जाएगी। कैसे जाएगी? प्रकाश किरण ऐसे जाती, तो यही प्रकाश किरण कुछ ऐसे जाती। ठीक है, प्रकाश किरण जो थी वो सीधी ऐसे निकल जाती। यही वाली जो प्रकाश किरण है कुछ ऐसे चली जाती। अगर ठीक है, इस अपवर्तित किरण को मान लो ये आपतित किरण है, आपतित किरण के बाद ये अपवर्तित हुई, ऐसे जाएगी अपवर्तित प्रकाश किरण। ठीक है, मतलब अगर ये प्रिज्म हटा दो तो ये प्रकाश किरण ऐसे जाएगी। ये है इस प्रकाश किरण का वास्तविक पथ। कैसा पथ है? वास्तविक पथ। इस आपतित किरण का जो वास्तविक पथ है ये है। ठीक है, जब इस प्रिज्म को रख दिया जाता है तो ये प्रकाश किरण जो है क्या है? ये प्रकाश किरण अब इस वाले पृष्ठ से अपवर्तित होगी और अभिलंब से क्या होती है? अभिलंब की तरफ हटती है। अभिलंब ये वाला है, तो ये प्रकाश किरण अभिलंब की तरफ हटेगी, इसलिए यहाँ से यहाँ तक इतनी दूरी पर होके अपवर्तित हुई। तो यहाँ से यहाँ तक के जो कोण है वो क्या कहलाएगा? R1। इसको मान लो R2। ठीक है, क्या मान लोगे? R2। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण जो होता है वो क्या कहलाता है? आपतन कोण कहलाता है। अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण होता है। क्या होता है? आपतन कोण। इस वाले प्रकाश किरण के लिए इस वाली प्रकाश किरण के लिए अभिलंब ये है। तो ये वाली प्रकाश किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की तरफ हटेगी। अभिलंब की तरफ हटेगी तो कहने का मतलब है ये इसके लिए अभिलंब है, तो इधर आ जाएगी और इस प्रकार से पारित होकर के जाएगी। तो अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के बीच जो बना कोण होता है उसको अपवर्तन कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपवर्तन कोण कहा जाता है। अपवर्तन कोण ये वाला मान लेते हैं R1 है, ये वाला क्या है? R2 है। ठीक है, समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखिए दूसरे वाले प्रकाश किरण के लिए ये क्या कहलाएगी? QR जो है वो अपवर्तित किरण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? आपतित किरण कहलाएगी। फिर इस बिंदु पर जाएगी तो फिर से यहाँ पे क्या होगा? अपवर्तन होगा।
जब अपवर्तन होगा तो हमको यहाँ पे अभिलंब चाहिए, अभिलंब चाहिए कि नहीं चाहिए। अब अभिलंब ये वाली लाइन है किसके लिए, इस वाले के लिए। तो प्रकाश किरण जब कांच से वायु में जाती है, किसमें जाती है, प्रकाश किरण जब कांच से वायु में जाती है, किसमें जाती है, जब भी प्रकाश किरण कांच से वायु में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हटती है। क्या होती है, अभिलंब से दूर। तो ये था इसका, देखो वास्तविक पथ इसका ये है, ऐसे प्रकाश किरण जाती अगर ये वाला अपवर्तक पृष्ठ नहीं होता तो। ठीक है, और ये है इसके लिए अभिलंब। प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटने का मतलब है प्रकाश किरण ऐसे होकर चलेगी। ठीक है, इतना अभिलंब से दूर हो गई। अभिलंब तथा अपवर्तित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के बीच का जो बना कोण है उसको बोलते हैं निर्गत कोण। क्या बोलते हैं, निर्गत कोण, ई। आप ध्यान से समझिएगा, इसको हम इसका नाम रख देते हैं ई है, और ये है तुम्हारा एन, और ये है तुम्हारा एम। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करते हैं, हम लगाएंगे चतुर्भुज। क्या लगाएंगे, हम चतुर्भुज लगाएंगे ए क्यू ई आर। क्या लगाएंगे, ए क्यू ई आर, चतुर्भुज। चतुर्भुज ए क्यू ई आर में, ए क्यू ई आर में, चतुर्भुज ए क्यू ई आर में क्या लगेगा, चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है वो 180 होता है। कितना होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180, सॉरी 360 होता है। कितना होता है, 360। चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है वह होता है 360। तो यहाँ पे कोण ए, कोण क्यू, कोण ई और कोण आर का जो मान होगा वो 360 होगा। तो यहाँ कोण ए प्लस कोण क्यू, क्यू को कैसे लिखा जाएगा, ए क्यू ई लिखा जाएगा। बीच में क्या लिखोगे, ए क्यू ई, और प्लस त्रिभुज कोण, ये वाला कोण, इसको कैसे लिखोगे, क्यू ई आर। कितना लिख लोगे, क्यू ई आर, प्लस इसको कैसे लिखोगे, ई आर ए, कोण ई आर ए, ई आर ए। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 360 के। किसके बराबर हो जाएगा, 360 के। अब ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज कोण ए प्लस ए क्यू ई, ए ये रहा, क्यू ये रहा, ई ये रहा। ठीक है, ए क्यू ए, ये वाली जो रेखा है इस रेखा पर क्या है, अभिलंब है। ये वाली जो रेखा है इस वाली रेखा पर अभिलंब है। तो यहाँ से यहाँ तक के जो कोण होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री का। कितना होगा, 90 डिग्री। सेम ऐसे ही इस वाली रेखा पर ये वाली रेखा अभिलंब है, तो इतना कोण ये क्या कहलाएगा, 90 डिग्री कहलाएगा। तो यहाँ पे ये वाला जो कोण होगा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, प्लस कोण क्यू ई आर, ये वाला कोण क्यू ई आर ऐसा ही रहेगा। फिर यहाँ पे प्लस ये वाला कोण भी 90 डिग्री हो जाएगा। इधर क्या लिखा है, 360। ठीक है, अब हमको क्या करना है, कोण ए प्लस कोण क्यू ई आर, कितना लिखोगे, क्यू ई आर, और ये 90 प्लस 90 180 हो गया। जब ये 180 उधर जाएगा उस साइड में और 360 से कैंसिल होगा तो कितना बचेगा, 100। हम लिख देते हैं यहाँ पे 360 पहले से लिखा था, फिर 180 ऐड होके आया, और बराबर में क्या बचा, कोण ए प्लस में कोण क्यू ई आर बराबर में 180। इसको मान लिया जाता है समीकरण एक, इसको हम समीकरण एक मान लेते हैं। अब हम लगाएंगे त्रिभुज क्यू आर ई में। क्या लगाएंगे, क्यू आर ई में त्रिभुज भी यूज किया जाएगा। त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है, क्यू ई आर, क्यू ई आर में, क्यू ई आर में हम अप्लाई करेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, तो ये वाला कोण, इसको हम कैसे लिखेंगे, ई क्यू आर, ई क्यू, ई क्यू आर प्लस ई क्यू आर प्लस इस वाले कोण को कैसे लिखा जाएगा, क्यू आर ई, क्यू आर ई प्लस इस वाले कोण को कैसे लिखोगे, क्यू ई आर। क्या लिख लोगे, क्यू ई आर, क्यू ई आर बराबर किसके हो जाएगा, 180 के। बराबर किसके हो जाएगा, 180 के। अब ध्यान से देखिएगा, ई क्यू आर, ई ई क्यू आर, ये कितना है, R1 है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे R1
प्लस यहाँ पे कितना लिख देंगे R2 और ये प्लस का है QER बराबर है 180। ठीक है, बराबर किसके 180 के। ये हो जाएगा समीकरण 2। ये कितना हो जाएगा समीकरण 2। अब हम देखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 व समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से हमको देखने को मिल रहा है कि जो RHS हैं इधर वाले 180 इधर है 180 इधर है, जो समीकरण 1 व 2 के RHS हैं 180 इधर और 180 इधर, वो बराबर है तो उसके LHS भी क्या होंगे बराबर होंगे। ठीक है, अगर किन्हीं दो समीकरणों में RHS बराबर होते हैं तो फिर LHS भी क्या होगा बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो दोनों इक्वेशन फिर गलत हैं, वो बराबर नहीं हो सकती हैं। तो इसके जब RHS बराबर है 180 इधर लिखा है 180 इधर लिखा है तो इसके LHS भी क्या होंगे बराबर होंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं LHS को बराबर कर लेते हैं। ठीक है, LHS को क्या कर लेते हैं बराबर कर लेते हैं। तो ये कोण A जो है प्लस कोण Q जो है इंटू R वो बराबर होगा किसके R1 प्लस R2 प्लस कोण QER के। QER एक दूसरे से बर्बाद हो जाएंगे और बचेगा क्या कोण A प्लस कोण A सॉरी ये और ये तो कैंसिल हो चुका है तो कोण A बराबर हो जाएगा किसके R1 प्लस R2 के। ये समीकरण 3 बन जाएगी। क्या बन जाएगी समीकरण 3। इसी की समझ में आई होगी। अब हमको लगाना है दूसरा एक त्रिभुज। अब उसमें थोड़ा सा संरचना कर लेते हैं इसमें। अगर इस अपवर्तित किरण को जो ये निर्गत किरण हुई थी इस निर्गत किरण को पीछे बढ़ाया जाए तो ये जा करके यहाँ पे काटेगी और एक कोण बनेगा वो है डेल्टा। क्या है डेल्टा, और इसका दाब लिख देते हैं डी। कहाँ पे काटती है डी पर काटती है। जो निर्गत किरण है निर्गत किरण कौन सी है बाबू आरएस। आरएस किरण को निर्गत किरण बोला जाता है। पी क्यू किरण को आपतित किरण बोला जाता है। और जो एनई है वो अभिलंब है। जो एमई है वो भी अभिलंब है इस वाली फलक के लिए एसी फलक के लिए। ए बी फलक के लिए अभिलंब कौन सा है एनई है। क्यू से आर तक जो किरण है वो अपवर्तित किरण है किसके लिए इस वाली फलक के लिए। लेकिन इस वाली फलक के लिए जो क्यू आर है वो आपतित किरण है। ठीक है, आपतित किरण है। और जो कोण ए है वो प्रिज्म कोण बोला जाता है। ये वाला जो कोण है वो क्या बोला जाता है प्रिज्म कोण। अब हम समझते हैं त्रिभुज। इस वाले त्रिभुज की बात करते हैं क्यू डी आर। कौन सा क्यू डी आर। तो यहाँ पे हो जाएगा त्रिभुज क्यू डी आर में। क्यू डी आर में क्या समझ लेते हैं तुम लोगों को पढ़ाया गया होगा 9th में। किसी त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है क्या होता है किसी त्रिभुज का बहिष्कोण उसमें सुदूर स्थित अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। यहाँ पे हम समझाते हैं जैसे कि कोई त्रिभुज बना हुआ है ऐसे और इसका जो बहिष्कोण है वो क्या हो डेल्टा हो। अगर इधर ना बना पाओ तो इधर लिख सकते हो ये कोण डेल्टा हो। क्या हो ये कोण अगर डेल्टा है तो फिर ये वाला जो कोण होगा और ये वाला कोण अगर इसको x मान लिया जाए इसको y तो डेल्टा जो होगा वो बराबर होगा x प्लस वाई के। किसी त्रिभुज का बहिष्कोण ध्यान से सुनिएगा किसी त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है बहिष्कोण यहाँ पे कौन है त्रिभुज के जो बाहर बनता है वह कोण जो त्रिभुज के बाहर बना होता है उसको बहिष्कोण कहा जाता है। तो यहाँ पे जो बहिष्कोण है वो डेल्टा है। मतलब किसी त्रिभुज का बहिष्कोण जो होता है उससे सुदूर स्थित मतलब इसके पास वाला तुमको नहीं लेना है। ठीक है, उससे सुदूर स्थित अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। क्या होता है अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि डेल्टा जो है वो बराबर होगा x प्लस वाई के। इसको हम इरेज कर देते हैं। अब यही प्रक्रिया हम यहाँ वाले त्रिभुज में अप्लाई करते हैं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे जो कोण है अब इसको समझने के लिए ये वाला कोण कैसे पता चलेगा जो इतना कोण है ये कैसे पता चलेगा ध्यान से देखिएगा। अगर दो रेखाएं इस प्रकार से काटती हैं ठीक है इस प्रकार से अगर दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उनके शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। मतलब ऐसे कोई रेखा अगर काट रही तो इस वाले कोण को बाबू शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं और इसको भी शीर्षाभिमुख इसको भी। तो शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। कैसे होते हैं आपस में बराबर होते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए इस टाइप की दो रेखाएं कौन सी काट रही हैं। एक रेखा ये वाली जो है वो रेखा का नाम है एनी
और एक रेखा जो ये वाली है पी क्यू, ठीक है, वो एक दूसरे को इस प्रकार से काट रही है। यहाँ से यहाँ तक के कोण आई है, तो ये पूरा कितना होगा, आई होगा। कितना होगा, पूरा कोण यहाँ से यहाँ तक के कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक के वो आई हो जाएगा। और उसमें से R1 जो है हमको पता है, मतलब इस प्रकार से कुछ है, ऐसे है और ऐसे है, ठीक है। और ये वाला कोण क्या है, आई। इसमें एक ऐसे लाइन गई है, उसमें से ये R1 है, ये पूरा कोण यहाँ से यहाँ तक आई है, क्योंकि जितना कोण ये होगा उतना ही ये होगा। अगर इधर का कोण ये आई है तो ये पूरा कोण आई होगा, उसमें से ये R1 पता है, तो बचा हुआ जो होगा वो क्या होगा, I माइनस R1। कितना होगा, I माइनस R1 होगा, ठीक है, ये समझ गए होंगे। I माइनस R1 होगा, कितना होगा, I माइनस R1 होगा। सेम इसी प्रकार से इधर भी है, इसी प्रकार से इधर देखो, ये पूरा कोण कितना है, ई है, क्योंकि ये रेखा और इसके सामने ये जो रेखा गई है वो एक दूसरे को क्या है, एक दूसरे को क्रॉस कर रही है कैंची के तरीके से, इस टाइप से काट रही है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रही है, ठीक है, ऐसे ऐसे काट रही हैं। तो कहने का मतलब ये कोण अगर ई है तो यहाँ से यहाँ तक के पूरा कोण कितना होगा, ई होगा। उसमें से ये कोण कितना है, R2 है, कितना है, R2। अगर ये कोण R2 है तो बचा हुआ जो होगा वो कोण क्या कहलाएगा, ये वाला जो कोण है इतना, ये कहलाएगा तुम्हारा E माइनस R2। और इधर वाला ये वाला क्या कहलाएगा, I माइनस R1, ठीक है, समझ गए। अब हम यहाँ पे लगाते हैं त्रिभुज का बहिष्कोण योग नियम। त्रिभुज का बहिष्कोण योग नियम जो है वो क्या होगा, डेल्टा बराबर होगा, कितना होगा, डेल्टा जो होगा वो बराबर होगा किसके, यहाँ पे इस वाले कोण और इस वाले कोण के। तो ये वाला कोण जो है वो कितना है, वो वाला कोण है हमारा I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। ये है I देखो प्लस में है और E प्लस में है, तो I प्लस E लिख लो, कितना लिख लो, I प्लस E। और बचा हुआ क्या, यहाँ पे माइनस का R1 है, यहाँ भी माइनस का R1 है, दोनों के पास में माइनस है, तो दोनों में से खींच लेते हैं, दोनों से माइनस को ले लेते हैं और उसको क्या कर देंगे, जब भी माइनस लेंगे, जब भी किसी से माइनस लिया जाता है तो वहां पे प्लस आ जाता है। इससे माइनस लिया तो इसके सामने प्लस आ गया, इससे माइनस लिया तो इसके सामने भी क्या आ गया, प्लस आ गया, और बाहर क्या लिख लिया, माइनस को लिख लिया। तो यहाँ पे I प्लस ई और फिर माइनस ब्रैकेट में R1 प्लस R2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा समीकरण 3 को। समीकरण 3 में लिखा हुआ है कि कैपिटल A बराबर है R1 प्लस R2 के, तो मतलब R1 प्लस R2 की जगह पे हम कैपिटल A लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 3 से, किससे, समीकरण 3 से, ये समीकरण 3 है, समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 से डेल्टा बराबर हो जाएगा I प्लस ई और माइनस का ए, किसके बराबर हो जाएगा, I प्लस ई माइनस का ए के बराबर हो गया। ये समीकरण हो जाएगा आपका 4। समीकरण कौन सा हो जाएगा, 4। ये हो गया आपका समीकरण 4, ठीक है। तो जो ये वाला डेरिवेशन है प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र, वो स्टेप आपको याद रखना है। सबसे पहले क्या लगाना है, चतुर्भुज, फिर इसके बाद ये वाला त्रिभुज, फिर इसके बाद त्रिभुज का बहिष्कोण योग नियम, समीकरण 4 बना लेनी है। उसके बाद लगाना है न्यूनतम विचलन की स्थिति में, ठीक है। तो इस चीज को आप नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे हम समझते हैं। अब हम समझते हैं न्यूनतम विचलन की स्थिति में। न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या होगा वो समझिए। यहाँ पे देखते हैं न्यूनतम विचलन की स्थिति में न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में एक ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पे ऐसे, ये इधर क्या है, डेल्टा है, विचलन कोण है, इधर है तुम्हारा आपतन कोण, और ग्राफ कुछ ऐसे जाता है, ठीक है। तो ये वाला जो है, इस न्यूनतम विचलन की स्थिति में जो डेल्टा है वो कम से कम, मिनिमम मतलब कम से कम जो हो सकता है वो इस बिंदु पर हो सकता है। तो डेल्टा मिनिमम जो है इस बिंदु पर होगा, जिसका नाम डेल एफ रख दिया जाएगा। और इसी पर, इसी के सीध में यहाँ पे जो होगा वो आपतन कोण भी क्या होगा, सबसे कम होगा। मतलब इस न्यूनतम विचलन की स्थिति में जो आपतन कोण होता है आई, इस स्थिति पे कम होता है और डेल यहाँ पे कम होगा। तो इस स्थिति में होता ये है कि आई जो होता है वो बराबर हो जाता है ई के, किसके बराबर हो जाता है, ई के। और डेल जो होता है वो बराबर हो जाता है डेल एम के। R1 बराबर R2
बराबर हो जाता है आर के। तो ये न्यूनतम विचलन की स्थिति में आपको याद रखना है कि जो आपतन कोण होगा वो बराबर हो जाएगा निर्गत कोण के, और जो डेल है विचलन कोण, डेल को बोलते हैं विचलन कोण। क्या बोलते हैं? डेल को विचलन कोण। जो डेल है वह न्यूनतम विचलित होगा, विचलन कोण सबसे कम आएगा, उसको डेल एम कर देंगे। R1 बराबर R2 बराबर क्या हो जाएगा? आर के हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 4 समीकरण 3 से देखेंगे और समीकरण 4 से। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। अब समीकरण 3 से देखिएगा, यहाँ पे लिखा है कोण ए बराबर है R1 प्लस R2 के। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कोण ए, और R1 की जगह पे R लिख देंगे, R2 की जगह पे भी R लिख देंगे। तो यहाँ पे कोण ए बराबर 2R हो जाएगा, और यहाँ से R बराबर हो जाएगा A/2। क्या हो जाएगा? कोण A/2 हो जाएगा। समझ गए? तो यहाँ से R बराबर जो हो जाएगा वो A/2 हो जाएगा। और समीकरण 4 से भी हम देख लेते हैं यहाँ पे, यहीं पे समी R का हमारा मान आ गया। R कौन सा कोण होता है? R जो होता है अपवर्तन कोण होता है। क्या होता है? R जो होता है वो अपवर्तन कोण है, तो इसको अपवर्तन कोण बोलते हैं, अपवर्तन कोण। ये कौन सा कोण है? अपवर्तन कोण। तो अपवर्तन कोण हमारा आ गया। समीकरण 4 से देखते हैं न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या होता है। समीकरण 4 से, समीकरण बहु 4 से, समीकरण 4 लिखा हुआ है डेल, डेल की जगह पे क्या हो जाएगा? डेल एम, और बराबर हो जाएगा आई, और प्लस ई की जगह पे लिख दो आई, और माइनस का ए। क्या हो जाएगा? माइनस का ए। अब इस माइनस ए को इधर ले आओ। माइनस ए है क्या? प्रिज्म कोण है। क्या है? प्रिज्म का कोण। तो आई और आई कितना हो जाएगा? 2i हो जाएगा। यहाँ से जब आई निकालोगे तो आएगा डेल एम प्लस का कोण ए, और बटे में 2। ये कौन सा कोण है? आई जो है वो कौन सा कोण है? आपतन कोण है। आई को क्या बोला जाता है? आपतन कोण। तो ये वाला जो कोण है वो है आपतन, आपतन कोण। तो इस चीज का आप पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम समझते हैं कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र कैसा होगा। हम्म, तो अब हम क्या करेंगे, केवल हमको इसकी और इसकी जरूरत है। इस चीज को हम क्या कर देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। अब हम लगाएंगे स्नेल का नियम। क्या लगाएंगे? स्नेल का नियम लगाते हैं यहाँ पे। स्नेल का नियम, स्नेल के नियम से हम क्या लिखेंगे? स्नेल के नियम से हम लिखेंगे साइन आई बटे में साइन आर, साइन आर बराबर किसके होगा? एन के। क्या होगा? बराबर होगा बाबू एन के। तो साइन आई का मान रख देते हैं। क्या लिख देते हैं? साइन तो ऐसे रहेगा, आई का मान देखो आया हुआ है, आई का मान है डेल एम प्लस A/2। तो यहाँ पे लिख देंगे हम डेल एम और प्लस का ए बाई में 2। ये हो गया साइन। दूसरा है साइन, साइन आर की जगह पे कितना है? A/2 बराबर किसके है? एन के। तो ये होता है हमारा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, साइन डेल एम प्लस A/2 साइन A/2 बराबर में एन। तो ये है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का प्यारा सा फार्मूला। ठीक है, मतलब ये जो डेरिवेशन था ये कंप्लीट हो चुका है। अगर ये आता है डेरिवेशन कि पतले प्रिज्म के लिए पदार्थ का अपवर्तनांक बताइए, तो क्या करोगे? अब यहाँ पे हम अगला डेरिवेशन है, कभी कभी ऐसे पूछता है पतले प्रिज्म के लिए पदार्थ का अपवर्तनांक लिखिए। तो यहाँ पे है, लिख देते हैं पतले प्रिज्म, पतले प्रिज्म से पदार्थ का अपवर्तनांक, पतले प्रिज्म के पदार्थ, पतले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, पतले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा? पतले प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक में होता यह है कि साइन थीटा जो होता है वो बराबर हो जाता है थीटा के। ठीक है, पतले प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए साइन थीटा बराबर हो जाता है थीटा के। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? साइन,
साइन थीटा जो होता है वो किसके बराबर हो जाता है, थीटा के बराबर हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो साइन थीटा बराबर थीटा, मतलब यहाँ पे साइन ये है और थीटा का काम कर रहा है ये, तो यहाँ पे हो जाएगा डेल एम प्लस का ए और बटे में 2 और अपान में क्या आ जाएगा a/2, वो बराबर किसके हो जाएगा एन के। 2 से 2 कट जाएगा क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, दिख रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे डेल एम और प्लस कोण ए और बटे में हो जाएगा कोण ए, बराबर में क्या है एन, बराबर में क्या है एन। इस वाले ए को इसके नीचे ले जाओ तो ये हो जाएगा डेल एम बटे में ए, और ये ए और ए कट जाएगा, बचेगा 1 बराबर में ए, ठीक है। इस चीज को हम यहाँ पे देख लेते हैं इस बॉक्स में, ठीक है। 1 को उधर ले जाओ, तो 1 को जब उधर ले जाओगे तो हो जाएगा डेल एम बराबर, इधर क्या बचेगा ए, उधर क्या ले जाओगे, इस वाले 1 को जब उधर ले जाओगे तो n-1 आएगा, कितना आएगा n-1, और इस वाले a को उधर ले जाओ। अब जब देखो बटे वाली चीज हमेशा कहाँ पे जाती है, गुणे में जाती है, तो हो जाएगा कैपिटल ए और ब्रैकेट में n-1। ये है पतले प्रिज्म के लिए पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र। वैसे तो ये पतले प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये है डेल एम विचलन कोण, डेल एम बराबर ए ब्रैकेट n-1, ठीक है। तो आप इस चीज का भी स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर एग्जाम में कहता है कि पतले प्रिज्म के लिए पदार्थ का अपवर्तनांक बताइए, तो सीधे लिखोगे प्रिज्म, हम जानते हैं कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ये होता है, और पतले प्रिज्म के लिए साइन थीटा बराबर थीटा होता है। इसको सॉल्व कर देगा इतना, और 2 नंबर आपको, जो भी 2-3 नंबर का आएगा वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे हम समझते हैं। आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आता है और हमारे पढ़ाने का तरीका आप लोगों को समझ में आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि वीडियो अपलोड करने पर ही आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।